पंजाब के आईजी शोएब दस्तगीर भी तब्दील कर दिए गए। पंजाब में बार बार तबादलों पर मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मुल्क में इंसाफ नहीं तो नवाज शरीफ क्यों वापस आए, ख्वाजा साद रफीक का बयान। अपोजिशन की APC में क्या क्या फैसले होंगे, पूछेंगे साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से। And a very warm welcome to the show. Opposition जमातों की APC 12 रोज बाद इस्लामाबाद में होनी है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक के एजेंडे को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत को घर भेजने के तरीकों पर गौर होगा। इस बारे में मुस्लिम लीग नून भी पुरुमीद है कि ऑपोजिशन तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चलाने जा रहे हैं उस पर कि कुछ एजेंडास पर मुत्तफिक हो जाएगी। चंद रोज कबल इस हवाले से अहम पेशरफ्त हुई जब मियां शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात की। इसमें सबसे अहम नुकता नैब के खिलाफ मुत्तहिद होने पर इत्तेफाक था। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस वक्त नैब के घेरे में है। अपोजिशन नैब पर सख्त बरहम है। चंद रोज कबल साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी नैब के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी। लेट्स वॉच हिम। ये नैब की हकीकत है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार बयान किया है, काउंसिल फॉर इस्लामिक आइडियोलॉजी में बयान किया है, और आज हकीकत ये है अगर ये इदारा रहेगा तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। क्योंकि आज आप हुकूमत का हाल देख लें, किसी इदारे में कोई क्वालिफाइड आदमी नहीं लग सका। शाहिद खाकान अब्बासी साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारी बातें हैं अब्बासी साहब, सो आई एम श्योर आप हमें सबके ऊपर मालूमात देंगे, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यस नैब में मसले हैं। यस बहुत सारे लोग कहते हैं कि नैब में तब्दीली होनी चाहिए, इस तरह से काम नहीं चलेगा। ये भी बहुत लार्ज मेजॉरिटी ये बात मानती है कि सिलेक्टिव हो रहा है एहतसाब, लेकिन नैब के ऊपर एक एजेंडा चल सकता है किसी भी ऑपोजिशन का, किसी भी APC का। देखिए, जब मुल्क नहीं चलेगा तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना। आज जो नैब कर रहा है उसकी वजह से आपका मुल्क नहीं चल रहा। आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है ना, मकसद अकाउंटेबिलिटी है कि किसी ने पैसा बनाया है, करप्शन की है, और सिर्फ नैब अप्लाई होता है होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस पे, ठीक है, और होना भी उन लोगों पे चाहिए जो पब्लिक फंड से डील करते रहे हैं, यानी मिनिस्टर हैं, एडवाइजर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, इस किस्म के लोग। एक आम MNA जो है उसकी तो कोई मकसद नहीं है ना। अगर वो एक आम MNA, मैं एक आम MNA हूँ, मैं चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ, उसके कानून मौजूद है, मुझे वहाँ प्रोसिक्यूट कर लें। आपने नया बना दिया, होल्डर पब्लिक ऑफिस को कर लें। आज तक कितने लोग पकड़े आपने 20 साल में? मैं ये कहता हूँ ना, क्या पाकिस्तान में कोई करप्ट आदमी नहीं था? माय क्वेश्चन वाज कि क्या मुख्तलिफ जमातें जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान की, क्या वो इस बात पर कहेंगी कि इलेक्टेड हुकूमत को हम समझते हैं अब वक्त खत्म हुआ है क्योंकि हमारे खिलाफ मुकदमे बने हुए हैं, गलती बने हैं, हमारे खिलाफ बने हुए हैं, हमें पूछा जा रहा है, गलत पूछा जा रहा है, लेकिन इज दिस एन एजेंडा? नो, ये एजेंडा नहीं है, ये एजेंडा है ही नहीं। APC में तो ये जब कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो फरतुल्लाह बाबर साहब ने भी यही बात की, एहसन इकबाल साहब ने भी यही बात की जी। उन्होंने ये बात उसके अंदर की कि ये भी हो रहा है, हाईलाइट तो करना चाहिए ना। APC का सिर्फ एक मकसद है, APC हसूल इक़्तिदार के लिए नहीं है, APC किसी को गिराने के लिए नहीं है। APC का सिर्फ मकसद ये है कि जहाँ जो आज पाकिस्तान की मुश्किलात हैं, जिस तकलीफ में अवाम हैं, उनको दूर किया जाए। सो इससे नैब में तरमीम ना हो, नैब का मसला कुछ ना हो, तब भी आपका एजेंडा जो है वो नैब फोकस नहीं होगा। देखिए, नैब आज पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, नैब ने हुकूमत को मफलूज किया हुआ है, आज फैसले नहीं हो रहे। क्या कुछ आम लोग ये नहीं सोचेंगे कि बड़ा गलत हो रहा है अब्बासी साहब के साथ, लेकिन अगर अब्बासी साहब के साथ ना भी ऐसा हो तो मुझे क्या फायदा होगा? ठीक है, अब नैब रहने दें ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो भुगतना था, अब तो और लोग भुगतेंगे, वो भुगत लें। मैं कह रहा हूं कि नैब भी उसमें शामिल इसलिए होता है कि नैब आज जितना, अगर एक वाहिद इदारा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है वो नैब है। आप तो रखना चाहते हैं रख लें। मैं तो मुल्क की मईशत की तबाही की बात कर रहा हूँ, मैं 75 रुपए के आटे की बात कर रहा हूँ, मैं 110 रुपए की चीनी की बात कर रहा हूँ, मैं करप्शन की बात कर रहा हूँ, मैं हुकूमत की नाअहली की बात कर रहा हूँ, मैं
बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के अवाम की तकलीफ की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर नैब एक बड़ा अंसर है। बट सर एक वाहिद इदारा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, आप कह रहे हैं, इट्स अ ह्यूज स्टेटमेंट। आप स्टील मिल को देख लें, आप PIA को देख लें, आप पुलिस रिफॉर्मेशन का तो ख्वाब ही रह गया। कौन सा इदारा है जो आपको लग रहा है कि इसको बड़ा फायदा पहुंचा रहा है पाकिस्तान? देखिए सारे इदारे स्टील मिल 2.5 अरब पे है, ठीक, स्टील मिल साल का 2.5 अरब का नुकसान पहुंचा रहा है। PIA जब मेहनत करता है 60 अरब का नुकसान कर लेता है। ठीक, PIA को बंद कर दें, आप तनख्वाह आपको 15 अरब की साल की पड़ेगी, ये टोटल PIA का नुकसान है। ठीक, नैब जो है ये सैकड़ों बल्कि हजारों अरब का नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि जिस मुल्क की में हुकूमत फैसले करना छोड़ दे, जब अफसर कागज पे साइन ना करे, मैं आपको एक लंबी लिस्ट दिखा सकता हूं जो नहीं हुए फैसले, जो आज फैसले नहीं हुए। मसलन लेट्स डिस्कस टॉप 5 टॉप 3 बता दें, ये होना चाहिए था, नहीं हुआ, डेट लैप्स कर दें। कोई फैसला भी देख लें, जो फैसला नहीं होता उसको आप क्या डिबेट करेंगे? जो चीज जो इशू आपके लोग लेकर ही नहीं आते असेंबली कैबिनेट के सामने, जो सेक्रेटरी फाइल ही मूव नहीं करेगा, उसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं होगा ना, ये फैसला नहीं हुआ। मैं वो फैसले आपको बता रहा हूँ। मसलन मैं आपको एक बता देता हूँ जो मेरी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से मुतालिक है। ठीक, आपको एक मौका था तकरीबन 4 महीने का, जिसमें आप दुनिया की सस्ती तरीन LNG खरीद सकते थे। $1.5 पे लोगों ने LNG खरीदी है, $1.5 MMBTU। हम उसी अरसे में $5 अपनी गैस जमीन से निकालने के देते रहे, कोई फैसला नहीं हुआ। आप खरीदते, आप सैकड़ों जहाज LNG के खरीदते, अपनी गैस बंद कर देते। हर काम करने का तरीका होता है, लेकिन ये कोई सेक्रेटरी ये बात नहीं करेगा, कोई अफसर नहीं इनिशिएट करेगा, कोई महकमा नहीं करेगा। जब वो देखते हैं कि पिछले जो अफसरान थे उनके साथ क्या हो रहा है, क्या सवाल जवाब होंगे, ठीक है $5 में $5 के खरीदने दो, हमारा क्या जाता है। लेकिन हो जाएगी APC होगी, बिल्कुल होगी, और APC से एक मुतफिका लाएमल निकलेगा। APC अगर 20 को APC होगी तो 21 को हुकूमत नहीं चली जाएगी, हुकूमत यहीं पे होगी, अपोजिशन भी यहीं पे होगी, अवाम की तकलीफ भी होगी। APC अगर 20 को APC होगी तो 21 को हुकूमत नहीं चली जाएगी, हुकूमत यहीं पे होगी, अपोजिशन भी यहीं पे होगी, अवाम की तकलीफ भी होगी। लेकिन APC से ऐसा लाएमल इंशाल्लाह निकलेगा जो मुल्क की मुश्किलात में कमी करेगा। और हुकूमत को भेजने का है एजेंडा पर, हुकूमत को भेजना भी उसके अंदर शामिल है, हुकूमत पे दबाव डालना भी शामिल है, हुकूमत को भेजना भी शामिल है, हुकूमत की इस्लाह भी। अगर हुकूमत अपने तरीके की इस्लाह कर लेती है, ठीक है, अवाम के मसाइल हल करती है, हमारी फिर कोई जगह नहीं होगी। ये तो हुकूमत की नाकामी है कि आज अपोजिशन जो है वो APC कर रही है और कोई मुतफिका लाएमल ढूंढ रही है। राइट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे खुसूसी मेहमान है। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ की वापसी का मामला भी सियासत के उफक पर छाया हुआ है। अदालत ने उन्हें जो डेडलाइन दी थी, अब उसमें सिर्फ 1 रोज बाकी है, मगर अभी तक नहीं लग रहा कि मियां नवाज शरीफ लंदन से वापसी की कोई तैयारी कर रहे हैं। उनकी जमात ने भी वाज़ेह कर दिया है कि मियां नवाज शरीफ मुकम्मल इलाज करवा कर ही वापस आएंगे। और भी कुछ लीडर्स ने स्टेटमेंट्स दी है, लेकिन आप बताएं कि आना है नवाज शरीफ साहब ने कि नहीं? नहीं, देखिए, हमने तो मशवरा उनको दे दिया कि नहीं आए, इलाज करवा कर आएँ, क्योंकि इलाज सेहत सबसे ज़रूरी है। इलाज मुकम्मल होगा, इलाज के लिए गए थे, इलाज मुकम्मल करने के बाद ही आएँ, ये हमारा मशवरा है। बाकी फैसला उनका है, लेकिन हम इलाज को, सेहत को, उनकी जान को सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। दूसरी बात मैं बयान कर दूँ, जो लीगल प्रोसेस है यहाँ पर वो नहीं रुक रहा। अपील के अंदर एक्यूज की प्रेजेंस जरूरी नहीं होती, ठीक है, तो अपील प्रोसेस चलते रहेंगे। जो उनकी सजा है उसमें कोई कमी उनके बाहर होने से वाकया नहीं होगी। जब वो वापस आएंगे उतनी ही सजा जो रह गई है पूरी करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा ख्याल है कि अदालत को इन सब चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए, और अदालत ने हुकूमत की जिम्मेदारी भी लगाई है कि हाई कमिश्नर चेक करके रिपोर्ट दे कि उनकी सेहत कैसी है। बट अदालत ने तो कहा सरेंडर करें, दैट्स प्रीटी स्ट्रॉन्ग वर्ड। सो क्या और एब्सकॉन्डर हो सकते हैं? उन्होंने कहा फिलहाल नहीं हम डिक्लेयर करें। काफ़ी एम्बैरसिंग नहीं होगा उनके लिए अगर वो डिक्लेयर हो जाते हैं एब्सकॉन्डर?
नहीं देखिए, पहली बात है सरेंडर का लफ्ज एक लीगल लफ्ज है जो अदालतों में इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपील का प्रोसेस चल रहा है, अपील के प्रोसेस में एक्यूज की प्रेजेंस जरूरी नहीं होती। ये तो आपने अदालत को मैं कह रहा हूँ ना, अब अदालत ने अपना एक फैसला दे दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हाई कमिश्नर वेरीफाई करे कि उनकी सेहत कैसी है। ठीक। और उनको जो रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट सबमिट की गई है उसको वो देखेंगे। ये तो आपने अंडरटेकिंग में भी लिखा था कि वेरीफाई करवाएंगे हम। नहीं, वेरीफाई करना शहबाज शरीफ साहब ने साइन किया था। वेरीफाई करना हुकूमत का काम है। ठीक है। मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करना शहबाज शरीफ का काम है। ठीक। मेडिकल रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबमिट हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है अटॉर्नी जनरल को कि आप हाई कमिश्नर से वेरीफाई कराकर हमारे पास रिपोर्ट वो वेरीफाई करे कि उनकी सेहत कैसी है। अगर वेरिफिकेशन में और मेडिकल रिपोर्ट में ये बात आती है कि उनकी अभी इलाज बाकी है, इलाज होना है, हो रहा है, तो फिर अदालत अपने प्रोसीड करेगी। मुझे उम्मीद है कि प्रोसीड करेगी अपील प्रोसेस को, और जब वो वापस आएंगे वो अपने जेल चले जाएंगे। पर अब्बासी साहब, देयर वाज दिस होल पीरियड जब मैं भी आपसे भी पूछती थी और लोगों से भी पूछती थी कि कैसी सेहत है, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं होता था कि नहीं अभी पता नहीं है, कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है। एकदम से जब अदालत ने एक्शन लिया है या गाइडलाइंस दी हैं, तो फिर सबको याद आ गया कि हाल पूछ लें, तबीयत खराब है। ये साथ साथ बताना नहीं चाहिए था कि तबीयत नहीं साथ बताते रहे हैं, रिपोर्ट्स भी आती रही हैं। मेरे ख्याल में 3 रिपोर्ट सबमिट हुई हैं। 1 फरवरी में हुई है, उसके बाद कोविड आ गया। ठीक। कोविड में जो उससे पहले उन्होंने जब यहाँ से गए वो रिपोर्ट सबके पास हैं, उन्होंने वहां पर स्टेबलाइज किया। उसके बाद उन्होंने 3 सर्जरीज करनी थी। कोविड आ गया, सर्जरीज नहीं हुई। मेरा ख्याल है 1 जून में रिपोर्ट सबमिट हुई है, एक अभी रिपोर्ट सबमिट हुई है। ठीक है। तो उसके अंदर बड़ा वाजे है, मैंने आखिरी रिपोर्ट देखी है कि वही वो सब मामलात जो हैं वो मौजूद हैं, और उन्होंने लिखा है कि 3 सर्जरीज हमने करनी है। सो ऑब्वियसली अभी तो फ्लाइट बुक करा के नहीं आएंगे कि सरप्राइज हो, यू हैव डिसाइडेड कि वो नहीं आ रहे। हमारा मशवरा है कि वो ना आए, बाकी फैसला उन्होंने खुद करना है। क्योंकि यहाँ पर अगर अदालत का प्रोसेस रुक रहा होता तो हम जरूर कहते कि आए जी अदालत को फेस कर लें। ठीक है। अगर यहाँ पर कोई और मामलात रुक रहे होते, अब यकीनन अदालत का फैसला सारा खबर होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अदालत भी किसी पर ये लाजिम नहीं करेगी कि तुम इलाज छोड़कर वापस आ जाओ, खास तौर पर जब अदालत का अपना काम हर्ज ना हो रहा हो। तो हम तवक्को रखते हैं कि ये सब मामला इंसानी कदरों के मुताबिक, अखलाकी कदरों के मुताबिक और जो तरीकाकार है आइन में उसके मुताबिक ही होगा। अब अगर आप लुकिंग इन हाइंडसाइट जैसे कहते हैं, क्या गलत फैसला हुआ नवाज शरीफ साहब की पिक्चर्स नहीं भेजनी चाहिए थी कि ही इज वॉकिंग, ही इज फाइन? नहीं, बिल्कुल वो वॉक करते हैं, हर मरीज वॉक करता है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। बल्कि वॉक जो होती है वो तो हिस्सा होता है आपके इलाज का। डॉक्टर कहता है कि आप वॉक करें, ठीक, बॉडी को बिल्ड करें। राइट। वहां पर तो घर अपार्टमेंट्स होते हैं, बाहर जाना पड़ता है सड़क पे वहां पर दोस्त भी होते हैं, कुछ मुखालफिन भी होते हैं, सब फोटो लेकर भेज देते हैं। सर, एक जो तासो था शबीर फराज साहब ने तो ऑन रिकॉर्ड कहा कि आपकी इंटरनल रिफ्ट थी जिसकी वजह से आपको मजबूरन तस्वीर जारी करना पड़ी। तस्वीर वो कहते हैं आप लोगों ने जारी की है। पीएमएलएन साहब बेहतर जानते होंगे, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं यही कह रहा हूँ ना, यहाँ हर वजीर जो है वो उसका सिर्फ कंसर्न पीएमएलएन है और मियां नवाज शरीफ है, उनका सारा दिन इसी में गुजरता है। एक बात तो है, ये तो आई सेड ऑन एयर के बड़े अरसे से हम बार-बार सवाल पूछते हैं कि पार्टी की तकसीम, लेकिन अभी तक तो नहीं उस तरह से तकसीम हुई। लेकिन अभी फिर क्या है जो रिफ्ट की खबरें आ रही हैं, आई अपोलोजाइज बार-बार पूछते हैं। ये मैं पिछले 35 साल से सुन रहा हूँ पार्टी तकसीम हो रही है, पार्टी तकसीम ना होगी। अनफॉर्चुनेटली एक पीएमएलक्यू तो बनी थी। नहीं, पीएमएलक्यू तो वो अलहदा हुए ना, तो वो तो एक आप ही थे, वो भी आप लोग मार्शल्लाह का दौर था। वो तोड़कर नैब के जरिए, वहां भी नैब काम आया, नैब के जरिए तोड़कर कुछ लोगों को अलहदा किया गया, वो एक जमात बनाई गई। ये तो हमेशा हर मार्शल्लाह में होता है, लेकिन अभी भी अलहदा ही है वो। जी वो अलहदा है, बस ठीक है, उन्होंने जमात अपनी बना ली, वो अलहदा है। लेकिन अवाम जो है इस जमात के साथ है। ठीक, बहुत से लोग, एजाजुल हक साहब ने छोड़ के अपनी जमात बनाई है, एक और ये शेख रशीद साहब इन्होंने छोड़ के जमात बनाई है। लोग छोड़ के जमातें बनाते रहते हैं, लेकिन जिस जमात वो होती है जिसके साथ अवाम हो। ओके, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की खामोशी के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात, क़यास रहियाँ, हम लोगों ने एक रिसर्च भी की। सो
जिस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब के आने की बात होती है या उनकी, उस वक्त ज़रा ज़्यादा मुतहरिक होती हैं मरियम साहिबा, बाकी वक्त में खामोश होती हैं। इज़ दिस डायरेक्टली रिलेटेड मियाँ नवाज शरीफ साहब की सेहत से या उनके मामलात से मरियम नवाज शरीफ साहब का बोलना? जब उनसे सवाल किया जाता है वो जवाब दे देती हैं। नहीं, सवाल वो अदालत में आई, सवाल किया गया, उन्होंने जवाब दे दिया। जिस इशू को वो अहम जमात काम कर रही है, PMLN के सदर भी यहाँ मौजूद हैं, पूरी पार्लिमानी पार्टी है, पूरी पार्टी के अहदेदार हैं, वो अपना काम करते हैं, TV चैनल्स पर जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, असेंबली में बात कर लेते हैं। मरियम नवाज साहिबा नायब सदर है, जहाँ वो समझती हैं कि उन्होंने कोई बात करनी है वो करती हैं। राइट हम दोबारा APC पे जो बहुत अहम सवाल सब पूछ रहे हैं, आप बहुत पुराने मेंबर्स हैं PMLN के, सो जो इतना एक बैगेज है पीपल्स पार्टी का, PMLN का, क्या आप समझते हैं कि इकट्ठे हो ट्रस्ट पूरा होता है दोनों जमातों में? जी बिल्कुल, मकसद एक मकसद के लिए होता है। हम सियासी जमातें हैं, हमने कल इलेक्शन आपस में लड़ना है, ठीक, इसमें कोई शुबा नहीं है, मेरी इसमें कोई दो ओपिनियन नहीं है। लेकिन आज बात है मुल्क की, पाकिस्तान की अवाम की मुश्किल की, उसको दूर करने के लिए, एक मुतफिका लाइमल के लिए हम सब इकट्ठे हैं। लेकिन आई रिमेंबर कि कुछ अर्से पहले मैंने आपसे इंटरव्यू किया था तो आपने कहा था हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। जी बिल्कुल, हमेशा कहता हूँ। फिर भी APC भी बुला रहे हैं। जी APC इसलिए बुला रहे हैं कि जब हुकूमत मुद्दत पूरी ना करना चाहे, वो मुल्क की मईशत तबाह कर दे, अवाम को तकलीफ में डाल दे, तो हम वहाँ पर तमाशाई तो नहीं बन सकते ना। ठीक, आज पूरा पाकिस्तान हमसे तवक्को लगाए बैठा है। जिस TV प्रोग्राम पर मैं जाता हूँ लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि अपोजिशन नहीं कर रही। तो आज लोग चाहते हैं कि ये हुकूमत जाए, उनकी मुश्किलात में कमी आए, पाकिस्तान में बेहतरी हो। लोगों ने वो दौर देखा है, ये बात पुरानी नहीं है, 2 साल पहले भी यही पाकिस्तान था, यही मईशत थी। उस वक्त क्यों खुशहाली थी, उस वक्त क्यों महंगाई कम थी, उस वक्त क्यों मुश्किलात नहीं थी, आज क्यों बढ़ गई हैं, ये हर आदमी सवाल करता है। राइट, सो वी विल टेक अ ब्रेक, और क्योंकि इकॉनमी की बात हो रही है, कुछ इंटरनेशनल जो खबरें हैं इस हवाले से उनको भी देखेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। इन्फ्लुएंस इस मामले से हटा कर इसमें तो हमें सूरत हाल सारी वाज़ेह नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो है पंजाब पुलिस पर, आज से नहीं कई दहाइयों से है। वो क्या उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है? मेरा सवाल ये था आपसे। देखिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमेशा होता है। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, आप जो अफसर होते हैं उन्हें सिलेक्ट करते हैं कि हाँ मैं समझता हूँ ये आदमी बेहतर काम करेगा, रिश्तेदारी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर तो एक इनसबऑर्डिनेशन में प्राइम मिनिस्टर ने जो आदमी इनसबऑर्डिनेशन कर रहा है उसका साथ दिया है, ठीक है, मामला कैसे चलेगा? राइट, अब आ जाते हैं जो एक रीसेंट मामला हुआ प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र आसिम बाजवा साहब के हवाले से। बार बार मुस्लिम लीग नून आसिम बाजवा साहब से मनी ट्रेल मांग रही है, जबकि उन्होंने अपना जवाब जो है वो दे दिया। वो कहते हैं कि कोई रिस्पेक्टेबल जगह भी नहीं थी जहाँ पर ये खबर आए। PMLN क्यों उस पर बार बार प्रेशर डाल रही है? हम कोई प्रेशर नहीं डाल रहे, ये बड़ी सीधी बात है। देखिए, हम सब होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस हैं, ठीक, आसिम बाजवा साहब भी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस हैं, ठीक। हमसे नैब का हम पर इतलाक होता है, मुझसे नैब पूछती है, नवाज शरीफ साहब से पूछती है, शहबाज शरीफ साहब से, साद रफीक साहब से, तमाम हमसे पूछती है जो अपोजिशन में हैं कि जनाब ये बताएं जी कि आपके सासे कहाँ से आए, आपके बैंक अकाउंट में क्या है। हम पे इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, अखबारों में दिया जाता है, बदनामी होती है, रेफरेंस बन जाते हैं, 2-2 साल हो गए रेफरेंस चलते नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहता है ये सब जाली काम कर रहा है नैब। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि आसिम बाजवा साहब, मेरी उनसे मुलाकात है जब वो कोर कमांडर कोयटा थे, तो अब वो रिटायर होकर पॉलिटिक्स में शामिल हो गए हैं, ठीक। अब उनको खुद नैब के सामने, अगर नैब उनसे नहीं पूछता, अपना नाम क्लियर करने के लिए उनको नैब को वो तमाम चीजें देनी चाहिए जो एक होल्डर पब्लिक ऑफिस से मांगी जाती हैं। नैब से दे देनी चाहिए, नैब का परफॉर्मेंस कॉल करना चाहिए, नैब को पूछना चाहिए, क्योंकि बात तो पब्लिक हो गई है ना। बट प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया उनको, वो रेजिग्नेशन लेके गए, उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। आप प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या करते? बात रेजिग्नेशन से नहीं होगी, बात रेजिग्नेशन। बात साहब आप क्या करते? मुझे एक रेजिग्नेशन देता मैं एक्सेप्ट कर लेता। रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना करना कोई बात नहीं है। एक शख्स ये समझ रहा है कि मुझ पे इल्ज़ाम लग गया है, अब मैं उसको क्लियर करूंगा और मैं इस ओहदे पर
काम नहीं कर सकता इस इल्ज़ाम के होते हुए, तो ये एक ऑनरेबल तरीका होता है कि आप रिज़ाइन कर देते हैं। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। वज़ीर आज़म साहब, जनरली आप कभी भी किसी का रिज़िग्नेशन रिजेक्ट नहीं करते, एक्सेप्ट करना चाहिए था, नहीं किया, उनकी मर्जी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आसिम बाजवा साहब के हक में ये बात है, ये जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि वही कवानीन जिनका इतलाक अपोजिशन पर होता है, वही सवालात जिनके जवाब मैं दे चुका हूँ, नवाज शरीफ साहब दे चुके हैं, अपोजिशन के बहुत से मेंबरान दे चुके हैं, वो एक प्रोफार्मा है। ठीक कि आप बताएं कि आपके पिछले 35 साल के आपके क्या असासे हैं, कैसे बने हैं, उनकी मनी ट्रेल क्या है। पहले डिक्लेयर कर चुके थे, जबकि नहीं, बट लेट्स लुक एट द अदर साइड। एक और सवाल हो रहा है, मैं बात बड़ी क्लियर कर दूं ना, असासे हम भी हर साल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, ये ढकी छुपी बात नहीं होती। नैब पूछता है कि आप होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस हैं, ठीक है, आप बताएं कि ये असासे जो हैं, ये आपके बैंक अकाउंट्स हैं, ये आपके असासे हैं, आपकी बीवी के हैं, आपके बच्चों के हैं, ये कैसे बने? राइट, ये सवाल का जवाब आज आसिम बाजवा साहब के लिए जरूरी है। उन्होंने 30-35 साल फौज की नौकरी की है, उनकी एक इज्जत थी, आज भी शायद हो, लेकिन आज लोग सवाल उठा रहे हैं और जो इसका जवाब सिर्फ आसिम बाजवा साहब दे सकते हैं। जो इसका सीपैक से रिलेशन है कि आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पता है, देयर फोर्सेस जो सीपैक को कंट्रोवर्शियल करना चाहती हैं, क्या वो फोर्सेस सोशल मीडिया पे एक्टिव नजर आई हैं आपको इस मामले को उछालने में? देखिए, इसी को उछालने की जगह ही पैदा नहीं होनी चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जिस पोजीशन पर आसिम बाजवा साहब हैं, ये उनके लिए ज़रूरी है, उस पोजीशन के लिए ज़रूरी है, मुल्क के लिए ज़रूरी है कि वो इस मामले को पब्लिकली क्लैरिफाई कर दें। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझसे जो नैब ने सवाल करना है, वो टीवी कैमरा लगाकर पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं, और जो मैंने परफॉर्मे भर के, कोई 12 परफॉर्मे भर के नैब को दिए, वो भी पब्लिक कर दें। मैंने खुद पब्लिक कर दिए हैं, मैं चाहता हूँ नैब पब्लिक कर दे। इसी तरह उन्हीं सवालात के जवाब जो मैंने दिए हैं, वो आसिम बाजवा साहब भी दे दें और उनको पब्लिक कर दिया जाए, ताकि ये इशू खत्म हो जाए। आसिम बाजवा साहब को अपना नाम आज क्लियर कराना जरूरी है, वरना ये बात खत्म नहीं होगी। एक्सप्लेनेशन एंड यू डोंट कंसीडर इट एक्सप्लेनेशन, जो 3 पेज उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं, माजरत से वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। नैब का परफॉर्मा बड़ा क्लियर है, ठीक, उसी से क्लैरिटी आएगी। उसमें जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, उसमें बहुत से सवाल उठते हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं इस बात का सबसे बड़ा दाई हूँ कि जब तक आप पे इल्ज़ाम प्रूव ना हो जाए, आप बेगुनाह होते हैं। ठीक, यहाँ पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर कहा जाता है जी आदमी करप्ट है, मैं वो काम नहीं करना चाहता। मैं तो सीधी बात करता हूँ कि जब तक आप पे इल्ज़ाम प्रूव नहीं होते, आप बेगुनाह हैं। अब उनके खिलाफ इल्ज़ामात आए हैं, इल्ज़ामात बेबुनियाद होंगे, वो उसकी क्लैरिफाई कर देंगे जी ये इल्ज़ाम है, ये गलत है, वो अपनी मनी ट्रेल बता दे, जो भी तरीका है, बैंक अकाउंट्स बता दे, बात खत्म हो जाएगी। राइट, वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाखा खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, आपने अभी बताया कि क्या हालात है इकॉनमी का, क्या हालात है इन्फ्लेशन का, लेकिन जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं भारत से, वो भी बड़ी परेशान कुन है भारत के लिए। 29% वो कहते हैं इफेक्ट हुई है कोरोना के बाद उनकी इकॉनमी, हर जगह पे अलार्म बेल्स जा रही हैं। सो क्या कोरोना का इम्पैक्ट अगर भारत पे है तो पाकिस्तान पे नहीं होता? देखिए, मेरे मुल्क में आग लगी हो, किसी और के घर में भी आग लगी हो, उस आग का मुझे फायदा नहीं होगा। ठीक है, आप अपने हालात को देखें। आपकी इकॉनमी कोरोना से पहले कहाँ थी, अब कोरोना के बाद कहाँ होगी? बट इस कोरोना रियलिटी, कोरोना का इम्पैक्ट है इकॉनमी पे, वर्ल्ड इकॉनमी पर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक, हमारी इकॉनमी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो खत्म हो गया। ठीक, ठीक है, अब आपने कुछ उसे कैपिटलाइज करना था, हमने कैपिटलाइज नहीं किया। मैंने अभी आपको बताया कि एनर्जी में बेपनाह अपॉर्चुनिटी थी, ठीक, वो हमने कैपिटलाइज नहीं किया, हमने वो मौका खो दिया। अब आगे को देखना है, पीछे हम हमेशा पीछे को रोते रहते हैं, हुकूमत तो सारा दिन रोती ही रहती है पीछे को देखकर। आगे को देखना है कि हमने कैसे मुल्क के हालात बेहतर करने हैं। मुझे जो सबसे बड़ी तशवीश ये है कि आज किसी को फिक्र ही नहीं है। मुझे कोई फिक्र नजर नहीं आती, ना वज़ीर आज़म में नजर आती है,
ना उसकी वो ज़रा में नजर आती है। के साथ नया टैरिफ किया उन्होंने, वो देखिए, मैं वादों पे नहीं जी सकता ना। आप एक एफर्ट तो की, एफर्ट की, उसका फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, वो डिबेटेबल है। ठीक है, कैसे डिबेटेबल है? अगर रीनेगोशिएट कर लिया, रीनेगोशिएट करके बताएं कितना फायदा होगा। नहीं होगा, नहीं बता दें ना, 1 रुपया फायदा होगा, 1000 अरब होगा, बता दें। ये देखें, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ट्विटर से काम नहीं चलेगा, हकायक बड़े मुश्किल होते हैं। और मैं यही कह रहा हूँ कि इन 4 महीनों में अगर आप जो एनर्जी में अपॉर्चुनिटीज थी उनको कैपिटलाइज करते, इस IBB के मायदे से 1000 गुना ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाता। जो कि आप कह रहे हैं कि इस वक्त मिसिंग है। आप आ जाते हैं दोबारा, कमिंग बैक टू भारत, इकोनॉमी वाइज कितना ये, आई थिंक ये तो सभी ऑपोजिशन भी मानती है, गवर्नमेंट, इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है कि भारत में इस वक्त एक अग्रेसिव हुकूमत है, खत्ते के लिए वो ख़तरनाक हो सकती है। अगर उनको इकोनॉमी में नुकसान होना शुरू होता है, पॉलिटिकल एक लैशबैक आता है, कितना ख़तरा है कि वो पाकिस्तान की तरफ अग्रेसिव हो सकते हैं? बिल्कुल, ये खतरा हमेशा होता है कि जब भी इंटरनली आपको मुश्किलात हों, आप एक्सटर्नली कोई एक्शन लेकर अपनी पॉलिटिक्स को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और ये तो मोदी का, इसकी पार्टी का हमेशा ये तरीका रहा है कि जब भी कोई ऐसा मामला आता है वो टेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक एग्रेसिव स्टांस लेते हैं। जिस तरह कश्मीर का उन्होंने किया, फिर जो ये हमला किया था हिंदुस्तानी जहाज़ों ने पाकिस्तान पर, वो सारा मामला जहाँ उनको बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई, लेकिन उन्होंने अटेंशन डाइवर्ट की उस इलेक्शन में, कुछ शायद फायदा भी उठाया हो इंटरनली। तो ये यकीनन ये खतरा हमेशा बढ़ता है जब इकॉनमी वीक होती है, तो उससे तवज्जो हटाने के लिए ये मामलात किए जाते हैं। तो ये खतरात मंडला रहे हैं। इंटरनेशनली हम नए ब्लॉक्स बनते देख रहे हैं, पाकिस्तान का शिफ्ट भी है, अब दुनिया में बात हो रही है इस पर। आप किस तरह, लाइक योर पार्टी, या इफ यू बिकम द प्राइम मिनिस्टर अगेन, आप कहाँ पर समझते हैं पाकिस्तान की इंटरनेशनल दुनिया में जगह है? देखिए, इंटरनेशनल दुनिया में जगह आपकी उस वक्त बनती है जब आपका घर मजबूत होता है। ठीक, अपने घर को मजबूत करें, यहाँ के जो तफरका है इसको दूर करें, स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी लेकर आएँ, मुल्क को ग्रोथ दें, अपनी इकोनॉमिक जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इस्तेमाल करें इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए। हमने ये सब गलतियाँ की हुई हैं, ठीक है, उनसे सबक हासिल करें। इंटरनली आप कैसे स्ट्रांग होंगे उसको देखें। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जब तक आप मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं कराएंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। ये मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है। अभी से दोनों पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कह दिया कि शक है उन्हें कि रिग हो जाएगा, और डेमोक्रेट पार्टी की जो मेंबर है उन्होंने भी यही बात कह दी है। सो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन का फिनोमेना इतना ज़्यादा मरकी क्यों हो रहा है दुनिया में ही हर तरफ? नहीं, दुनिया में नहीं, वो तो उनके अपने मामलात हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो मामला है वो बड़ा वाज़ेह और बड़ा मुख्तलिफ है। सबक हासिल करें जो माजी में हुआ है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ। और जब तक हम अवाम की राय का एहतराम नहीं करेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। बल्दियाती इंतखाबात हों अगर पंजाब में, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी जमात जीतेगी? जो अवाम फैसला करें जी, जो अवाम फैसला करें, अवाम को फैसला करने दें। अगर आप उसमें इंटरफियर करेंगे, आप फंड्स के जरिए इंटरफियर करें, आप पुलिस के जरिए करें, आप जजेस के जरिए करें, आप एडमिनिस्ट्रेटिवली करें, ये सब मामला गैर जमाती बुनियादों पर होने की सतह पे तो कोई मसला नहीं है। देखिए, गैर जमाती भी इलेक्शंस के अंदर इंटरफियरेंस की जाती है। नाम गैर जमाती होता है, हर इलेक्शन जमाती ही बन जाता है एक न एक हवाले से। सर, अगर गैर जमाती हो तो कंट्रोवर्सी कम, तो हम कह सकते हैं कि कुछ तो कंट्रोवर्सी कम होगी। देखिए, फिर गैर जमाती एक पॉलिटिकल निज़ाम के साथ कैसे आप उसको इंटीग्रेट करेंगे? लोकल बॉडीज पे जमात होना जरूरी तो नहीं है। नहीं, ना करें, हमने ये सब कुछ आजमाया है ना, नहीं चलता। बट लोकल बॉडी की एम्पावरमेंट की तरफ कोई भी जमात हो, आपकी जमात हो, पीपल्स पार्टी, इवन पीटीआई, ये लोग लोकल बॉडी की एम्पावरमेंट पे वो वादे क्यों नहीं पूरे होते जो मंशूर में है? वजह क्या है? देखिए, बात रिसोर्सेज की होती है सर। कभी सुप्रीम कोर्ट जबरदस्ती करवाती है, कभी कोई शोर मचाता है, गवर्नमेंट के अंदर विल क्यों नहीं होती? सुप्रीम कोर्ट रिसोर्सेज तो नहीं दे सकता ना। जब आपकी आमदनी नहीं है, आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट डेवलपमेंट करेगी या लोकल बॉडी करेगी? बात तो पैसे की है ना। ठीक है, ठीक है। लोकल बॉडी एक हद तक डेवलपमेंट कर सकती है। But how important is local body, सर? लोकल बॉडी के बगैर आपकी जमहूरियत मुकम्मल है नहीं। नहीं, ये बड़ी गलतफहमी है। यूजिंग के मुकम्मल है। लोकल बॉडी क्या होती है? मसलन मैं आपको मेरा एक जाती राय है, मैं उस पर यकीन रखता हूँ
कि आपको पाकिस्तान को छोटे सूबों में तकसीम करना पड़ेगा, ठीक है, और वही लोकल बॉडी का मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव, देखिए लोकल सतह पर मसाइल हल होने चाहिए, लेकिन क्या आप इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी दे सकते हैं? ये आपकी बात थी, छोटे सूबे अगर हों तो प्रोबेबली लोकल बॉडी इज नॉट इम्पोर्टेंट। अभी जो सूबों का हुजम है, आप लोकल बॉडी के बगैर कैसे जमहूरियत में जब वसाइल नहीं होंगे वो नहीं चलेगा। आप लोकल बॉडी बना दें, ठीक, उसको वसाइल नहीं देंगे वो क्या करेगी? उसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नहीं देंगे वो क्या करेगी? कहां से इतने वसाइल लाएंगे? और एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो गया है एमएनए, एमपी और लोकल बॉडी का। ठीक, सो आगे से पहले पंजाब पुलिस को तो दे दें आप वसाइल और ऑटोनॉमी, उसके बाद हम लोकल बॉडी की ऑटोनॉमी की तरफ नहीं, वो तो हम खड़े हो गए पुलिस अफसर के साथ उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए। सर आई हैव गॉट नो कमेंट ऑन दैट, बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। यकीनन पंजाब पुलिस का मामला पहले भी कई दफ़ा हाईलाइट कर चुके हैं। जो टॉप मोस्ट वादे हैं पीटीआई के, उनमें से एक है रिफॉर्म इन पुलिस। अभी तक उसमें कोई ख़ास कामयाबी नज़र नहीं आई। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।